अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सीड किस तरह बनता है ये हम ऑलरेडी एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ चुके कि वहाँ पे हमने देखा डबल फर्टिलाइजेशन हुई और आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो एक तरफ तो सीड बना था और दूसरी तरफ एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हुई थी। तो आज हम सीड के बनने के बाद वाले प्रोसेस को पढ़ने जा रहे हैं कि आगे होता क्या है। तो आगे ये होता है कि बेसिकली जो राइब्ड ओव्यूल है, क्योंकि आपने पढ़ा था स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी तो कन्वर्ट हो जाता है इनटू फ्रूट। ओवरी के अंदर वाला जो पार्ट था जो कि ओव्यूल था, जब वो राइब्ड हो जाता है, पक जाता है, तो इसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द सीड। इस सीड के बाहर जो सबसे पहली पार्ट जो हमें सीड का नजर आता है दैट इज अ सीड कोट। और ये जो सीड कोट है ये दो कोट से मिलकर बना है, इनर कोट एंड आउटर कोट। आउटर कोट जो है वो कहलाता है टेस्टा और जो इनर कोट है वो कहलाता है टेगमेन। आउटर कोट यानी टेस्टा की अगर हम बात करेंगे तो ये थिक ब्राउनिश कवरिंग होती है, जैसे आपने मूंगफली में भी देखी होगी, लेकिन मूंगफली में थिक नहीं होती, बहरहाल कि ये एक ब्राउनिश कवरिंग होती है। इसके बाद टेगमेन। टेगमेन जो है वो वाइट थिन मेम्ब्रेनस एरिया होता है। सॉरी, मूंगफली में जो बाहर वाला कोट होता है जो कि हम जिसको वो करते हैं, हटाते हैं, दैट इज टेस्टा, और अंदर जो ऑरेंज कलर वाला पार्ट होता है दैट इज टेगमेन। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर एक, आपने मूंगफली में भी देखा होगा, नीचे की तरफ हल्का सा छोटा सा सुराख होता है, दैट इज कॉल्ड द माइक्रोपाइल। इसके बाद हम इस माइक्रोपाइल का क्या फंक्शन है, इस माइक्रोपाइल के जरिए हम देखते हैं कि एक्सचेंज ऑफ एयर और एंट्रेंस ऑफ वाटर होती है ताकि सीड जिंदा रहे। अगर सीड में एक्सचेंज ऑफ एयर ना हो तो सीड जिंदा नहीं रहेगा और वो फिर डोरमेंसी के बाद कंप्लीटली जो है वो अपनी लाइफ लूज कर देगा, खत्म हो जाएगी इसकी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी हम इसको सीड को उठा के देखें तो उस सीड में अक्सर हमें एक डिप्रेशन नजर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक सीड का रफ सा स्ट्रक्चर देखें तो हमें ये डिप्रेशन वाला पार्ट नजर आएगा। ये डिप्रेशन वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड हाइलस या हाइलम। ठीक है जी, ये डिप्रेशन वाला पार्ट जो है वो क्या कराएगा, हाइलस या हाइलम। ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है और यहाँ से एक स्टॉक, हल्की छोटी सी स्टॉक जुड़ी हुई होगी जो कि जाके कंटिन्यू होगी सीड कोट के साथ, और यहीं से बेसिकली इसको सीड को जो है वो नरिशमेंट मिलती रहती है, यानी ये ओवरी से यानी कि फ्रूट से अटैच रहता है और इसको नरिशमेंट मिलती रहेगी और ये यहाँ से कंटिन्यूअसली फूड लेता रहेगा। आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी। जल्दी से एक मतलब गो थ्रू करें। क्या देखा हमने कि एक राइब्ड ओव्यूल को हम सीड कहते हैं, इस सीड में सीड कोट मौजूद होता है, सीड कोट के बाद माइक्रोपाइल मौजूद होता है, हाइलम मौजूद होता है। ये तीन मेन पार्ट है जिसके जरिए सीड जो है वो अपनी लाइफ को मेंटेन करने में कामयाब रहता है। इसके बाद हमारे पास दो तरह के सीड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडन, डाइकॉटिलेडन सीड एंड मोनोकॉटिलेडन सीड। आपको ये सीड नजर आ रहा होगा, ये डायग्राम है डाइकॉटिलेडन सीड की और इसीलिए कहला रहा है डाइकॉट। एक कॉट ये है और दूसरा कॉट ये है, टू कॉटिलेडन। इसके बाद भी वही कवरिंग है, आउटर ब्लू कलर से मैंने बनाई है टेस्टा, इसके बाद ब्लैक कलर की कवरिंग नजर आ रही है टेगमेन। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, सीड कोट। इस सीड कोट के बाद हमें दो कॉटिलेडन नजर आ रहे हैं और उसके बाद ये पूरा वाइट कलर का पार्ट होता है विच इज द मिनरल रिच्ड पार्ट, और ये क्या करता है, एंडोस्पर्म कहलाता है और ये क्या करता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये फूड स्टोरेज रखता है जब तक कि सीड जर्मिनेट ना हो जाए और प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करके अपना फूड प्रिपेयर करना ना शुरू कर दे। उस वक्त तक सीड को जिंदा रहने के लिए नरिशमेंट चाहिए और वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा एंडोस्पर्म। इसके बाद जो भी हमने इसका सेंटर वाला डिप्रेशन वाला पार्ट देखा था ऊपर, ये डिप्रेशन वाला पार्ट हमें नजर आ रहा है विच इज कॉल्ड हाइलस। हाइलस से ऊपर वाला एरिया एपिकोटाइल कहलाता है, एपी अबव यानी अबव द कॉटिलेडन, हाइपो बिलो द कॉटिलेडन। इज इट क्लियर? एपिकोटाइल प्लूम्यूल बना लेता है और हाइपोकोटाइल रेडिकल बना लेता है। ये प्लूम्यूल आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है इनटू शूट एंड देन इनटू स्टेम, और ये जो हाइपोकोट रेडिकल है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू रूट्स।
तो इस तरह से यहाँ पे इनकी ग्रोथ जो है वो आगे फर्दर कंटिन्यूएशन में रहती है। एक मरतबा फिर देख लेते हैं डाइकॉट सीड। डाइकॉट सीड हैविंग 2 कॉटिलेडन्स, सेंट्रल डिप्रेशन पार्ट हाइलस, हाइलस अबव पार्ट एपिकोटाइल, हाइलस लोअर पार्ट हाइपोकोटाइल। Epicotyle also known as plumule, which is further developed into shoot and then stem, while the hypocotyle is converted into radicle and then into the root. Stored food is called endosperm. Integument covering is also known as seed coat, having 2 layers. Outer one is testa and inner one is tegmen. I hope आपको डाइकॉट सीड अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मोनोकॉट सीड की। इस मोनोकॉट सीड में हमने एग्जाम्पल ली है जीमेस की, यानी मकई के दाने की। इस मकई के दाने में भी आपको टेस्टा एंड टेगमेन यानी सीड कोट यानी इंटीग्यूमेंट नजर आ रही है। इसके बाद आपको वहां ऊपर वाला एरिया जो स्टोरेज फूड का एरिया है वो कहला रहा है एंडोस्पर्म। ये नीचे वाला पूरा एरिया जो है ये कॉटिलेडन है, और ये 1 कॉटिलेडन होने की वजह से ये वाला सीड कहलाता है मोनोकॉटिलेडन सीड। ठीक है जी। और ये मोनोकॉटिलेडन सीड जो है ये एक पर्टिकुलर एरिया बनाता है जिसको हम कहते हैं स्क्यूटेलम, पाउच लाइक एरिया विच इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। स्क्यूटम से निकला है वर्ड। आगे इस चैप्टर में मजीद हम स्क्यूटम या स्क्रोटम के नाम से एक और वर्ड टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे आगे। यहाँ स्क्यूटेलम में ऊपर वाला एरिया जो है वो कहलाता है क्लिप्टाइल, जो कि प्लूम्यूल की तरह बिहेव करता है, और नीचे वाला एरिया क्लोराइजा जो कि रेडिकल की तरह बिहेव करता है। वैसे ही यहाँ पे भी प्लूम्यूल शूट या स्टेम बनाएगा और रेडिकल रूट बनाएगा, और इस तरह की डेवलपमेंट गो थ्रू होगी। एक मरतबा फिर देख लेते हैं मोनोकॉटिलेडन सीड क्यों मोनोकॉटिलेडन कहलाता है, बिकॉज हैविंग ओनली 1 मोनोकॉट या ओनली 1 कॉटिलेडन। Above part endosperm, lower part cotyledon. Further develop scutellum. Scutellum's above part clyptile, lower part chlorhiza. वहां से बनेगा प्लूम्यूल और यहाँ से बनेगा रेडिकल। प्लूम्यूल बनाएगा शूट, रेडिकल बनाएगा स्टेम, और इस तरीके से ये पूरी डेवलपमेंट चलती चली जाती है। तो ये तो हो गया हमारा पहला टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, 2 नंबर के लिए आ जाता है। ये 1 मार्क के लिए भी आ सकता है, डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, इसमें से कोई डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड, और फिर उसकी 2 बेसिक जो है वो टाइप्स, डाइकॉट सीड है ना, मोनोकॉट सीड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीड डोर्मेंसी। आपने अक्सर सुना होगा बैंक में अकाउंट जो है वो डोरमेंट हो जाते हैं। अगर आप काफ़ी टाइम तक ट्रांजेक्शन ना करें, उसमें से पैसे ना निकलवाएं, डेबिट और क्रेडिट के प्रोसेस से ना गुजरें, तो आपका अकाउंट डोरमेंट हो जाता है। डोरमेंट होने का मतलब है स्लीपिंग स्टेज में चले जाना। इसी तरह सीड भी काफ़ी अर्से तक अगर हम उसको उसमें से एयर पास ना हो, वाटर या नरिशमेंट इनफ अमाउंट में ना रहे, तो वो डोरमेंट हो जाती है। तो स्लीपिंग स्टेज या इनएक्टिव स्टेज ऑफ अ सीड इज नो बिफोर जर्मिनेशन इज नोन एज सीड डोरमेंसी। और अगर ये डोरमेंसी प्रोलॉन्ग्ड हो जाए तो सीड कभी भी सारी जिंदगी के लिए ग्रो करने के काबिल नहीं रहता। तो यहाँ पे हमने यही कहा कि इनएक्टिव और स्लीपिंग स्टेज ऑफ अ सीड बिफोर जर्मिनेशन इज कॉल्ड द सीड डोरमेंसी। हाउ नेचुरल डोरमेंसी ब्रेक, कि आमतौर पे तो हर सीड ही डोरमेंट हो जाता है, क्योंकि हम फॉरन तो हर सीड यूज नहीं कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ बहुत सारी दालें आती हैं, चने आते हैं, हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम हर सीड को तो ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए यूज़ नहीं करते। तो फिर क्या होता है, तो फिर ये होता है कि वो सीड डोरमेंट हो जाता है। डोरमेंसी जो है वो कैसे ब्रेक होती है, तो हमने अक्सर सुना होगा कि अमेजोन के जंगलात में जो है वो आग लग गई, और आग लगने से जो है बहुत सारे दरख्त जल गए, या ये हो गया या वो हो गया। बेसिकली जहाँ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वहाँ उनके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी है, कि बेसिकली वो आग लगना, नेचुरल फायर होना, वहाँ मौजूद बहुत सारे सीड की डोरमेंसी ख़त्म करने के लिए होता है। सेकेंड पॉइंट, ह्यूमिडिटी। अगर हवा में नमी हो तो उससे भी सीड डोरमेंसी खत्म हो जाती है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा, एज यू सी दैट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे लिखा का भी था, ये एंट्रेंस ऑफ वाटर, कि माइक्रोपाइल की ओपनिंग होती है, एंट्रेंस ऑफ वाटर मौजूद होता है, सीड में वाटर एंटर होता है। तो बेसिकली ये यहीं से वाटर एंटर होगा, ह्यूमिडिटी मिलेगी और सीड डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी।
नंबर 3 पॉइंट, एक्सपोजर टू लाइट, कि अगर किसी को लाइट से एक्सपोज, कुछ सर्टेन प्लांट्स हैं जिनको लाइट से एक्सपोज किया जाए तो वो अपनी सीड डोर्मेंसी खत्म कर देते हैं। और नंबर 4, एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर, जैसे वर्नलाइजेशन, अभी हम पढ़ेंगे। वर्नलिन इज अ हार्मोन, वो हार्मोन जब आता है तो टेम्परेचर लो में बेसिकली वो काम करता है और वो क्या करता है कि प्लांट की सीड की डोर्मेंसी को खत्म कर देता है और उसको ग्रो करवाने में हेल्प करता है। जैसे हम बाइनियल और पैरेनियल प्लांट्स अभी हम आगे देखेंगे, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो वहां पे भी हम यही प्रोसेस देखते हैं। इसके बाद रीजंस फॉर सीड के रीजंस फॉर सीड डोर्मेंसी, कि सीड डोर्मेंसी की क्या क्या रीजन है, क्यों सीड डोर्मेंट हो जाता है। नंबर 1, हार्ड सीड कोट, कि जो सीड की कवरिंग थी यानी जो टेस्टाइन टेगमेंट था वो इतना हार्ड था कि वहां से माइक्रोबाइल की एंट्री जो है वो बंद हो गई, एक्सचेंज ऑफ एयर नहीं हो सका, एंट्रेंस ऑफ वाटर पॉसिबल नहीं हो पाया, इस वजह से जो है वो क्या हो गया, सीड डोर्मेंट का डोर्मेंट ही रह गया। नंबर 2, इमेच्योर एम्ब्रियो, कि एम्ब्रियो प्रॉपर डेवलप ही नहीं हो पाया था। अब जब एम्ब्रियो प्रॉपर डेवलप ही नहीं हो पाया तो बेशक उसमें जितनी भी आप उसको एयर दें, उसको जितना भी वाटर दें, जितनी भी नरिशमेंट दें, एम्ब्रियो तो डेवलप ही नहीं हुआ, तो आगे फर्टिलाइजेशन और आगे मजीद कोई प्रोसेस ग्रो थ्रू नहीं हो सकता। एंड द थर्ड वन इज केमिकल इनहिबिटर्स, यानी कुछ ऐसे नेचुरली केमिकल वहां पे उसके सीड के अंदर बन गए हैं या नेचुरली नहीं बने, हमने किसी वजह से हमने कोई ऐसा केमिकल अप्लाई कर दिया तो उसकी वजह से भी सीड डोर्मेंट हो जाएगा और कभी ग्रो नहीं करेगा। यहाँ पे एक बड़े मजे की बात बताओ कि हम जब छोटे हुआ करते थे तो हम देखते थे कि हमारी नानी जो है वो दाने बिछा के पड़ती थी और उस वक्त जो है हम उनमें से सीड कुछ दाने उठा लेते थे और उनको ले जाके जमीनेट करने की कोशिश करते थे, वो जमीनेट नहीं होते थे। तो हम सोचते थे कि क्यों ऐसा, क्यों, हमने तो घर में जो चीकू खाया था वो डाला तो वो तो जमीनेट हो गया, ये वाला क्यों नहीं जमीनेट हो रहा। बड़े हुए तो रीजन पता चला कि इतनी प्रोलॉन्ग सीड डोर्मेंसी हो गई या उस पर कोई केमिकल अप्लाई हो गया या XYZ कोई भी रीजन हो गया जिसकी वजह से वो प्रोलॉन्ग डोर्मेंसी की वजह से ग्रो नहीं हो पाया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर जाते हैं एंड दैट इज पार्थिनोकार्पी, यानी सीडलेस फ्रूट। हम बहुत सारे सीडलेस फ्रूट खाते हैं, जैसे आपने देखा होगा बनाना में आपको कभी सीड नहीं मिलेगा। कुछ पर्टिकुलर जो है वो ग्रेप्स जैसे सुंदरखानी, उसमें आपको सीड नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर ऑरेंजेस के तमाम टाइप्स में सीड ऐसा नहीं कि हो ही हो, कुछ टाइप ऐसी भी है जिसमें सीड नहीं होता, ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का प्रोसेस कैसे होता है, द प्रोसेस इन विच फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट सीड इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी, यानी एक ऐसा प्रोसेस जहां फ्रूट तो बनेगा लेकिन वो सीड के बगैर बनेगा। और सीड के बगैर बनने का मतलब ये है कि फ्रूट फॉर्मेशन तो हुई लेकिन ना पॉलिनेशन हुई थी इस फ्रूट फॉर्मेशन से पहले और ना ही फर्टिलाइजेशन। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा कि फ्रूट बेसिकली बनता है किससे, ओवरी से, और ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल, और ओव्यूल में क्या ओव्यूल से क्या बनता है, सीड। अब जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगी तो सीड नहीं बनेगा, सीड नहीं बनेगा तो ओवरी का फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए आमतौर पे, लेकिन यहाँ पे ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है विदाउट ओव्यूल फॉर्मेशन ऑफ सीड, यानी ओव्यूल सीड में नहीं कन्वर्ट होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी लेकिन फ्रूट जो है वो बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे तो क्या कह रहे हैं कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कौन कौन से, तो ऑरेंजेस, ग्रेप्स, बनाना, पाइनएप्पल एक्सेट्रा, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो नेचुरली इन प्लांट्स में हाई होता है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, IAA इंडोल एसिटिक एसिड नेचुरली मौजूद होता है, नहीं तो बेसिकली जो इन प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं वो इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो ये तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था पार्थिनोकार्पी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर जाते हैं और वो है पॉलिनेशन। ये वैसे तो टॉपिक पिछले वाले के साथ लिंक था लेकिन एक छोटा सा टॉपिक है तो मैं दोबारा से एक मरतबा, क्योंकि मैंने वहां बताया तो था लेकिन थोड़ी सी डिटेल रह गई थी तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, सेपरेट टॉपिक पढ़ लेते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन, के पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा एंथर से स्टिग्मा तक जाना पॉलिनेशन कहलाता है। ये इंसेक्ट के थ्रू भी हो सकता है, विंड के थ्रू भी हो सकता है और वाटर के थ्रू भी हो सकता है। दो टाइप्स है इसकी, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन अमंग द सेम फ्लावर्स पॉलन टू सेम फ्लावर्स स्टिग्मा, कि एक ही फ्लावर के एंथर से उसी के स्टिग्मा तक
पॉलन ग्रेन का पहुंचना सेल्फ पॉलिनेशन है, या मदर प्लांट सेम है, फ्लावर्स अलग अलग है लेकिन मदर प्लांट सेम है और एक फ्लावर के स्टिग्मा से दूसरे फ्लावर के जो है एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक, लेकिन मदर प्लांट सेम है और फर्टिलाइजेशन हो रही है, पॉलिनेशन हो रही है, तो वो कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा क्या है क्रॉस पॉलिनेशन, जब दो डिफरेंट प्लांट्स हैं, बेशक सेम स्पीशीज के लेकिन मदर प्लांट डिफरेंट है, एक का एंथर दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन अगर देगा फर्टिलाइजेशन के लिए, पॉलिनेशन के लिए, तो ये कहलाएगी क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है जी, तो हम जरा सा जल्दी से देखते कि हमने क्या पढ़ा आज। हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ सीड क्या है, ठीक है, सीड की टाइप्स कितनी है, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। इसके बाद फिर हमने ये पढ़ा कि सीड डोरमेंसी क्या होता है, क्यों डोरमेंट होता है और किस तरीके से डोरमेंसी ब्रेक होती है, पार्थिनोकार्पी क्या है और हमें क्या फ्रूट्स इससे मिल रहे हैं और इसमें कौन सा हार्मोन का लेवल हाई है, और हमने पढ़ा पॉलिनेशन एंड पॉलिनेशन की टाइप्स और किसकी वजह से पॉलिनेशन होते हैं, ये बात हमने पढ़ी। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आएगा और जो है वो अब आप इस लेक्चर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।